नमस्कार साथियों, प्रयास की इस नई क्लास में मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। और जो हम रेगुलर पढ़ रहे हैं उस सीरीज़ में हम टेंस चल रहा है और टेंस का हमने प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट कर लिया है बड़े ही अच्छे तरीके से, उसकी एक्सरसाइज कर ली है और प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन उसकी एक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली है। और आशा करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा होगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी कड़ी में अगला जो हमारा पड़ाव है वो हम शुरू करते हैं। टेंस पढ़ रहे हैं ये सभी आपको पता है। तो अगला जो हमारा पड़ाव होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट। जैसा कि हम क्लास में कह चुके हैं या हमारा जो पढ़ने का मोटो चल रहा है उसके अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट को हम नाम से जानने की कोशिश करेंगे या नाम से उसका जो काम है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट है यानी वर्तमान में, और परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण। तो इट मीन्स यदि कोई काम है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी स्पीकर वक्ता के बोलने से पहले यदि कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जाएगा। तो यहाँ एक बड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है कि जो बोलने से पहले जो क्रिया होती है उनको नॉर्मली जनरली हम पास्ट में रखते हैं, लेकिन यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में रखा गया है। तो उसके बीच में जो डिफरेंस है उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सीधा और अनुभवी एक मंत्र देना चाहता हूं। वो मंत्र है वो आपको पक्का डिफरेंस कर देगा कि पास्ट सिंपल में कौन सी वर्ब जाएगी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी वर्ब को आपको ले जाना है। तो उसके लिए ऐसी वर्ब या हम कह सकते हैं कोई एक्शन है जो कि कंप्लीट है पास्ट, या हम कह सकते हैं रिसेंट पास्ट, ये ज्यादा बेटर रहेगा नाम इसके लिए। रिसेंट पास्ट में वो कंप्लीट हो चुकी है बट हैज एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट इन ए प्रेजेंट। ये देखिए, ये अपने अनुभव के आधार पे एक आपको ट्रिक बना के दी गई है, या मैं कह सकता हूं कि आपको एक थ्योरी बना के दी गई है कि आप पास्ट और परफेक्ट, जो पास्ट सिंपल है और प्रेजेंट का परफेक्ट है, उसके बीच में एक डिफरेंस कर सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो क्रिया है वो आपके वक्ता के बोलने से पहले कंप्लीट तो हो जाएगी, लेकिन वो अभी अभी कंप्लीट होगी और उसका इफेक्ट है वो प्रेजेंट में बना रहता है। क्लियर है? तो उस ऐसी क्रिया को हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे बहुत ही इजी समझ में आने वाला एक एग्जांपल है कि आई हैव कट माई फिंगर। आई हैव कट माई फिंगर समझने के लिए है और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार की क्रियाओं को हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। तो इसने कहा कि आई हैव कट माई फिंगर, क्लियर है कि भी प्रेजेंट परफेक्ट है। क्यों है ये समझने वाली बात है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज क्यों किया गया है। तो आपका जो मंत्र है वो कहता है कि जो भी आपकी वर्ब है या एक्शन है वो रिसेंटली पास्ट यानी अभी अभी कंप्लीट हुई, बोलने से ठीक पहले वो क्रिया कंप्लीट हो गई है, प्लस उसका इफेक्ट है वो प्रेजेंट में शो होता है। क्लियर है? जैसे यदि सेंटेंस को हम समझना चाहें या सेंटेंस को हम डिक्लेयर करें तो सेंटेंस क्या कहता है कि मैंने अपनी फिंगर काट ली है, मेरी फिंगर कट गई है, लेकिन इसका इफेक्ट प्रेजेंट में है। ये अभी भी उसकी फिंगर कटी है तो फर्स्ट तो ब्लीडिंग हो रही है और सेकंड है कि उसको पेन भी हो रहा है। तो ऐसी क्रियाएं जिनका कि कंप्लीशन यानी वो पूर्ण तो अभी कुछ समय पहले हो चुकी हैं बट उनका इफेक्ट है वो प्रेजेंट में स्पष्ट दिखाई देता है, तो उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। आई थिंक ये चीज यहां क्लियर हो गई है। अब हम इसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा और क्लियर करना चाहेंगे, या मैं कहूं कि समझने के मकसद से इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर करना चाहूंगा आपके लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के माथे पर अभी भी शिकन दिखाई दे रही हैं। जब तक माथे पर शिकन रहती है इसका सीधा सा मतलब है कि वो चीज़ है वो उसमें कुछ कन्फ्यूजन है।
और क्लास का, अपनी क्लास का मोटो ये है कि किसी को किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो उन माथे की लकीरों को मिटाने के लिए मैं दोबारा से एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जिससे कि हम समझ पाएँ कि पास्ट में कौन सी क्रियाएं जाएंगी और प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी रहेंगी। सिंपली समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हम कहते हैं कि राम जयपुर गया, एक सिंपल सा सेंटेंस है, राम जयपुर गया। उसी तरीके से कहा गया है कि राम जयपुर गया है। ये दो सेंटेंस हैं, बहुत बार सुने होंगे आपने, और आपने ये भी देखा होगा कि जो दोनों सेंटेंसेस हैं उनका हम बहुत बार यूज़ भी करते हैं एग्जाम्पल में या बोलने में। लेकिन आपने इससे पहले या इस क्लास से पहले ये चीज़ नहीं की होगी जो अब आप करने जा रहे हैं, जो कि आपको पूरा का पूरा जो डिफरेंस है पास्ट सिंपल का या प्रेजेंट परफेक्ट, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही ईजीली और बहुत ही परफेक्टली आपको समझा देगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार इन दोनों सेंटेंस को अपने माइंड में रिवाइज कीजिए। दोनों सेंटेंस है, मेरे साथ साथ अपने माइंड में इनको रिवाइज कीजिए। पहला सेंटेंस है राम जयपुर गया, सेकंड सेंटेंस है राम जयपुर गया है। रिवाइज कर लिया सभी ने? गुड। अब आपको मैं एक पॉइंट देता हूं, उस पॉइंट के बेस के ऊपर इसको रिवाइज कीजिए। इसको आप रिवाइज कीजिए टाइम के बेस पर, टाइम के बेस पर रिवाइज कीजिए। और इस तरीके से आप इसको रिवाइज कीजिए कि आपको पता चले कि बोलने से कितने टाइम पहले है वो दोनों की क्रिया है वो कंप्लीट हुई है, यानी वो गैप ऑफ टाइम कितना है, बोलने और क्रिया के होने के बीच में गैप कितना है। वही गैप है वो इस पूरे वाक्य का मेन की है, वही इसकी चाबी है समझने की। तो आप अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं, तो हम इसको अब अपने क्लियर करने की तरफ ले जाते हैं। देखिए, जब आप कहते हैं कि राम जयपुर गया, तब आप ये चीज महसूस करेंगे अपने माइंड में कि राम को गए हुए काफी टाइम निकल गया, राम को गए हुए काफी टाइम निकल गया है। और जब आप ये कहते हैं कि राम जयपुर गया है, राम जयपुर गया है, तब आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाती है कि राम है, उसको गए हुए बहुत कम टाइम हुआ है। मैं कह सकता हूं कि अभी अभी गया होगा। ऐसा ही सिचुएशन है, सभी के साथ यही सिचुएशन आया होगा, क्योंकि इंटेलिजेंट तो आप हैं ही। तो मैं मानता हूं कि इंटेलिजेंट आप हैं, तो आप सभी के दिमाग में यही चीज आई होगी कि राम जयपुर गया, ये जब बोलते हैं तब हमें ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि अभी राम को गए हुए काफी टाइम निकल गया। और जब हम बोलते हैं कि राम जयपुर गया है, तब उसको गए हुए काफी टाइम न होकर अभी अभी गया, ऐसा फील होता है, ऑटोमेटिकली फील होता है। यानी टाइम ऑफ गैप है, इसमें बहुत कम है और इसमें बहुत ज्यादा, सिंपल सी बात है। तो जहां पर टाइम ऑफ गैप ज्यादा है तो वहां तो आ जाएगा पास्ट, क्या आ जाएगा, और जहां पर टाइम ऑफ गैप है वो कम है, यानी क्रिया अभी अभी कंप्लीट हुई है, तो ऐसी एक्शन है, ऐसी वर्ब है, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और मैं कहता हूं कि यदि ये चीज क्लियर है तो आपका कभी भी इन दोनों के बीच में कोई गलती नहीं होगी। ये चीज क्लियर है? अब हम इजीली आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां हमने इसका जो है डिफरेंस है वो अच्छे से समझ लिया है, जो कि एक बहुत ही बेटर चीज है। क्योंकि इंग्लिश में जो प्रॉब्लम आती है, या हम कहते हैं कि इंग्लिश में जो रियल है हम प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे, वो यही करते हैं कि हमने जो चीज़ें की हुई हैं या हमने जिस मेथड से पढ़ा है वो मेथड एक्चुअल में कहीं भी काम आता ही नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि जो चीज़ हमने पढ़ी है, जिस मेथड से हमने पढ़ा है, वो कहीं काम आता ही नहीं है। हमें बचपन में रटवाया जाता रहा है, रही है, या ता है, ती है, चुके हैं, चुके हैं। मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर आप वो नहीं बताते हैं। तो आप ये बताइए कि हमें बचपन में रटाया गया कि रहा है, रही है, ता है, ती है, ते हैं, आप सभी ने भी रटा होगा या आप सभी ने ध्यान दिया होगा। लेकिन आप मेरे को बताइए कि ये काम कहाँ आया, ये रहा है, रही है, कहाँ काम आया? कौन से पेपर में दिया हुआ रहता है रहा है, रही है, ता है, ते है, चुका, चुकी है? वो हमारा पढ़ने का मेथड ही गलत था। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा,
मैं सिंपली सी बात बता रहा हूँ कि वो चीज़ें कहीं भी कंपटीशन में काम नहीं आएंगी, तो उस मेथड से आप न पढ़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप टीचर बन जाएं नियर फ्यूचर, तो कभी भी अपने बच्चों को उस मेथड से न पढ़ाएं, क्योंकि वो चीज़ उनके लिए कंपटीशन एग्जाम में कहीं काम नहीं आएगी। सो प्लीज़ मेथड को चेंज कीजिए और इसको रटने की बजाय समझने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से हमने इन दो सिंपल से एग्जाम्पल्स के थ्रू इन दोनों के बीच में, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट के बीच में बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ हमने यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस समझ लिया। और समझने का मतलब होता है, साइकोलॉजी कहती है कि जिस चीज़ को समझ लिया वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए आपके काम आएगी और लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ स्थायी रहेगी। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। हमने सीख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट है वो कहाँ यूज होता है, जो कोई भी जो वर्ब है, एक्शन है, वो रिसेंटली कंप्लीट हुई है प्लस उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है, एक ये बात है। और दूसरा हमने सीखा कि जो पास्ट सिंपल में किसको ले जाएं और प्रेजेंट परफेक्ट में किसको रखें। अब आपके चेहरे की चमक बता रही है कि आपकी ये चीज़ है वो क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं, अपना जो टॉपिक है वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यही चल रहा था ना, गुड। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो चीज़ है कि एडवर्ब नहीं है, तब हमें जो ऊपर का मैटर है वो काम आएगा। अब यदि कहा जाए कि एडवर्ब है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछेगा, तो क्लियर है कि 99% वो एडवर्ब देगा, 1% एडवर्ब न देके वो कोई क्लू देगा। क्लियर है? तो हम अपनी एडवर्ब की तरफ चलते हैं, जो हमारी बेस्ट फ्रेंड है जब हम टॉपिक करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे जो बेस्ट चीज़ काम आने वाली है वो क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब में प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज होती हैं जस्ट नाउ, ऑलरेडी, yet, so far। नोट करते हुए चलिए, so far, recently। इस प्रकार की जो एडवर्ब्स हैं वो आपको इंडिकेट करेंगे कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट, आपको सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में कंप्लीट करना है। अब यहाँ इनको रटने की जगह यदि आप समझ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। देखिए, ये सभी की सभी जो एडवर्ब हैं, फर्स्ट ऑफ टेंस में जितनी भी एडवर्ब आएंगी वो एडवर्ब ऑफ टाइम होंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो टेंस का जो रिलेशन है टोटली वो किससे है? टाइम से है। ये जितनी भी एडवर्ब हैं वो क्या शो करती हैं? अभी अभी या थोड़ी देर पहले। समझ में आई बात? यानी बोलने से पहले, बोलने से थोड़ी देर पहले या अभी अभी, इस प्रकार की सारी एडवर्ब हैं। और यही आपने सीखा है कि जो वर्ब अभी अभी कंप्लीट हुई है वो किस में जानी चाहिए? वो जानी चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे जस्ट है अभी, जस्ट नाउ अभी अभी, ऑलरेडी, यट, सो फार, या रिसेंटली, या आप कहेंगे बाय नाउ। तो इस प्रकार की जो एडवर्ब हैं वो सारी की सारी किस में जाएंगी? प्रेजेंट परफेक्ट में। क्लियर है? तो आगे देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो उनका फोकस होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ, ये आप अच्छे से जानते हैं। और जो बेहतरीन बात है वो ये है कि इसके बाद, यानी हर क्लास के बाद आपको एक एक्सरसाइज दी जाती है टेस्ट के रूप में। तो वो एक्सरसाइज तो है ही, टेस्ट है ही, प्लस में एक बेहतरीन कलेक्शन भी होता है आपके पास इससे संबंधित, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से संबंधित क्वेश्चन का। तो उनको आप कलेक्ट करके रखिए, रेगुलर उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा आपके लिए। देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैं लेता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट के। जैसे आप कहते हैं कि आप केवल ये देखते चले चलिए कि हम इसको एग्जाम में किस तरीके से इनका हम यूज करते हैं। तो ये एक सेंटेंस है। अब यहाँ देखिए कि जो सेंटेंस है उसमें कोई एडवर्ब है। यस, देयर इज ए एडवर्ब, एंड ये क्या, वो कौन सी एडवर्ब है? जस्ट नाउ। अब जस्ट नाउ आपको बताती है कि ये कौन से में है? यस, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की
जो HV है वो आपको वो चार्ट अपने आप फटाफट जल्दी से याद आ जाएगा। जो ही आपको HV का नाम है तो HV का चार्ट आपके सामने आ जाना चाहिए। तो HV का जो चार्ट है वो आपको कहता है कि आप हैज हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो भी आपको चार्ट बताएगा कि हैज यदि है तो वो सिंगुलर के साथ ही जाएगा और हैव है तो वो प्लूरल के साथ जाएगा। तो अब आपको सब्जेक्ट है वो देखना है। तो सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ क्या आ जाएगी, HV। एक काम आपका कंप्लीट हो गया, आपने HV यहाँ ऐड कर दी। सेकंड जो डिमांड है वो क्या है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में मैन वर्ब। तो मैन वर्ब आप चार्ट जाएगा, फटाफट दिमाग चार्ट पे जाएगा। चार्ट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट आते ही आप कहेंगे कि परफेक्ट 3 होते हैं, इसीलिए आपकी जो वर्ब है वो भी कौन सी फॉर्म में आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म में आनी चाहिए। तो यानी आप मैन वर्ब यूज करेंगे थर्ड फॉर्म में। क्लियर है। अब आपकी मैन वर्ब कौन सी है, कंप्लीट, इसको आप यहां लिख देंगे कंप्लीटेड। बहुत ही सिंपल और इजीली आपने एक वाक्य है वो कंप्लीट कर दिया। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सही किया है तो आपको इसके कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम से संबंधित एक छोटा सा कंफ्यूजन आपको बताना चाहता हूं जो कि अक्सर बच्चे करते हैं कि यदि एग्जाम में इस प्रकार का कोई सेंटेंस आ जाए जो कि बोर्ड पे है, एज एग्जाम्पल लिया गया है, जानता हूं कि इसका स्टैंडर्ड है वो कंपटीशन के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। वहाँ ये क्यों पूछा जाता है, वहाँ दिक्कत ये होती है कि बच्चे क्या सोचते हैं इतना सिंपल थोड़ी आएगा, तो वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो राइट ट्रैक से हटकर वो इसको अलग कुछ इसमें ढूंढने की गलती कर बैठते हैं और उससे उनकी माइनस मार्किंग हो जाती है। सिंपली आप ये ध्यान रखिए कि चाहे क्वेश्चन वो सिंपल पूछ रहा है या स्टैंडर्ड का पूछ रहा है, आपको अपने बेसिक्स पर डटे रहना है। जो भी आपकी ग्रामर आपको कहती है कि इसमें ये होना चाहिए वो सही है, आप उसमें एक्स्ट्रा ये सोचने की कोशिश मत कीजिए अपनी तरफ से कि जो क्वेश्चन है वो सिंपल है या इतना सिंपल थोड़ी पूछेगा, ऐसा माइंड में नहीं लाना चाहिए। यदि आपकी जो ग्रामेटिकल नॉलेज है वो कह रही है कि इसमें ये आएगा तो वो क्लियर है। एक्स्ट्रा माइंड लगाने से माइनस मार्किंग होगी और गलती होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो इसलिए कभी सोचिए मत कि ये तो इतना सिंपल है, ये एग्जाम में थोड़ी पूछेगा। तो ये आपने इसका एग्जाम्पल कर लिया। अब बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो इसी तरीके के होंगे। एक इंपॉर्टेंट सी जो एडवर्ब से रिलेटेड एक बात है वो मैं यहाँ बता देता हूँ, बाकी हम अच्छे से इसका जो एक्सरसाइज है वो अपने टेस्ट में करेंगे। फिर है कि इसके बाद एक चीज़ थोड़ा सा देखने लायक है कि वो मैं बता देता हूँ आपको कि एक तो होता है ऑलरेडी, आपने एडवर्ब में देखा, एक होता है येट। ऑलरेडी है वो यूज होती है पॉजिटिव सेंस में और येट होता है निगेटिव सेंस में। इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि ऑलरेडी है वो क्या पॉजिटिव सेंस डिमांड करेगी एंड जो येट है वो निगेटिव सेंस डिमांड करेगी। या सीधा सिंपल आपको लैंग्वेज में बता देता हूं, यदि निगेटिव है तो येट आ सकती है, यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो इसमें क्या आ सकता है, येट आ सकता है। बट ऑलरेडी है वो केवल पॉजिटिव सेंटेंस में यूज की जाएगी, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे सेंटेंस बोला जाए कि हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर जॉब यट, हैव यू, सेंटेंस बताता हूं आपको, हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर, SW ही मान लीजिए, अच्छे से किया हुआ आपका यट, ये सेंटेंस है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में येट का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है। यहां आप ऑलरेडी का यूज नहीं कर सकते, ऑलरेडी केवल आपका किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। आप यदि ये कहते कि आई हैव कंप्लीटेड माई बुक, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई बुक, तब आप ऑलरेडी का यूज कर सकते हैं। यहां आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि आप पॉजिटिव में ऑलरेडी यूज करते हैं। निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सेंस अलग चीज होती है, सेंटेंस अलग चीज होती है। निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिले तब आप येट का यूज करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इससे संबंधित कोई डाउट वाली या कोई वो बात नहीं है जिससे आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो। क्लियर है। लेकिन जो कुछ कमेंट्स आए थे उन कमेंट्स में सही एक बात कही गई थी
या मैं अपने लिए तो ये कह सकता हूँ कि हुक्म दिया गया था मेरे को आपके द्वारा कि सर थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, ऐसे सिलेबस नहीं होगा। उनकी बात भी सही है कि हम थोड़ा सा क्या है कि स्लो चल रहे हैं, अभी 2 ही टेंस हुए हैं, 3rd ही टेंस में हैं, तो आज हम ऐसा करते हैं कि हम एक की जगह 2 टेंस पढ़ते हैं। क्लियर है? हाँ, यदि आपका आदेश हो तो। रेडी? हाँ, भाई सीखने के लिए तो प्रिपेयर आपको होना है, तो आप यदि रेडी हो तब मैं इस चीज को शुरू कर सकता हूं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप रेडी हैं। तो अब हम दूसरा टेंस इसके साथ इंक्लूड करेंगे। उससे एक फायदा आपको भी होगा, कोर्स जल्दी होगा, ये मेरा फायदा है, लेकिन आपको भी एक फायदा होगा कि आप जब परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है उसके थ्रू इन दोनों को समझ पाएंगे। इन दोनों टेंस के बीच में कॉन्ट्रास्ट होता है, उस कॉन्ट्रास्ट के थ्रू दोनों ही आपको बेटर समझ में आ जाएंगे। ये आपका बेनिफिट है, कोर्स थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, ये मेरा बेनिफिट है, तो हम दोनों ही फायदे में हैं। राइट? ओके, अब हम अगला जो शुरू करते हैं, इसी का भाई है, मान लीजिए चचेरा मान लीजिए रे। हाँ, तो देखिए क्या कहता है। परफेक्ट आपने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है, ये थोड़ा सा जो आपको बताया गया था जब हमने बेस बनाया था टेंस पढ़ने का, हमने जब बेसिक स्टार्ट किया था तब आपको बताया था कि परफेक्ट है, परफेक्ट में जो कंप्लीट होती है वो क्या होती है? स्टार्टिंग। क्या होती है? स्टार्टिंग किसकी? किसी वर्ब या एक्शन की, किसी वर्ब या एक्शन की स्टार्टिंग, यानी उसका शुरू होना है, वो कंप्लीट हो जाता है। एंड कॉन्टिन्यूस में, कंटिन्यूस का चक्कर क्या था कि वो कंप्लीट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कंप्लीट नहीं होता, यानी जॉब है वो कंप्लीट नहीं होता है, यानी उसका एंड नहीं होता, एंड नहीं होता। अब आप सिंपली अपने माइंड में सोच के देखेंगे कि यदि किसी क्रिया को, काम को शुरू कर दिया गया है लेकिन वो खत्म नहीं किया गया है, तो हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में उसको कहेंगे कि काम जारी है। भाई क्या है? काम जारी है, यही कहते हैं, यही कहते हैं ना सभी। गुड, तो यही थ्योरी आप यहां लगा दीजिए कि काम शुरू तो हो गया लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये थ्योरी आप यहां लगा देंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ में आ गया इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं फिर। क्लियर है? अब इसको टेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं कि इस टेंस में क्या होता है कि कोई भी जो वर्ब है या एक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है बट नॉट कंप्लीटेड, बट नॉट कंप्लीटेड। और इसका दूसरा जो मीनिंग है या दूसरे शब्द हैं वो हम क्या कह सकते हैं कि वो ऑन प्रोग्रेस रहती है। क्या रहती है? ऑन प्रोग्रेस ही रहती है। अब इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू हम बहुत ही बेटर तरीके से समझेंगे कि हम कहते हैं कि वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर, यहीं लिख देता हूं 2 आवर्स। पीछे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना दिखने में? पीछे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो देखिए, वी हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, ये है। अब यहां देखेंगे आप कि सेंटेंस है, सेंटेंस को इसको आप मैच करते हुए चलिए। देखिए, सबसे पहले एक्शन को निकालिए या वर्ब को निकालिए कि रीड एक काम है, ये हो रहा है। क्लियर है? अब ये सेंटेंस आपको केवल इतनी इंफॉर्मेशन देता है कि रीडिंग का काम शुरू हो गया, रीडिंग का काम शुरू हो गया, और उसके शुरू होने में भी आपको एक प्रूफ देता है, एक सबूत देता है कि काम शुरू हो गया, और शुरू होने का टाइम क्या था? 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले। क्लियर है? बट ये सेंटेंस है वो ऐसी कोई आपको इंफॉर्मेशन, सूचना नहीं दे रहा कि काम पूरा हो गया, ऐसे कोई नहीं दे रहा। इट मीन्स यदि काम शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, और वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो क्या है? कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब वो ऑन प्रोग्रेस है। तो ऐसी जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। ये सिचुएशन इसकी बनती है।
यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ यूज किया जाता है और कैसे, किस सेंस में यूज किया जाता है। आपको पता है कि टेंस डिपेंड्स ऑन सेंस, टेंस डिपेंड्स ऑन सेंस, ये एक थ्योरी याद रखिए टेंस से रिलेटेड कि टेंस हाउ सेंस पे डिपेंड करता है, और सेंस किसका, टाइम का। क्लियर है? अब आप यहां तक इसको कोई दिक्कत नहीं है। दो चीजें हैं कि वो अब स्टार्ट हो जाएगी बट कंप्लीट नहीं होगी, तो ऑन प्रोग्रेस रहेगी। हिंदी में हम कह सकते हैं कि काम शुरू हो जाएगा लेकिन जारी रहेगा, यानी शुरू होकर जारी रहेगा, और शुरू होने का पक्का प्रमाण, पक्का सबूत आपको दिया जाएगा टाइम के रूप में, यानी किसी भी क्रिया के शुरू होने का टाइम दिया जाएगा। ये हमने एक एक्सप्रेशन या एक सेंस समझ लिया इसका। अब हमारा जो फोकस है वो है हमारा किस पर रहता है, हमारा रहता है फोकस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमारा गोल है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हम उस करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो उसमें हमारी डिमांड होती है एडवर्ब, और एडवर्ब जो होती है वो हमें बताती है कि टेंस कौन सा आएगा, और टेंस हमें बता देता है कि HV कौन सी लगानी है और MV कौन सी लगानी है। क्लियर है? तो ये हमारी थ्योरी होती है, स्टेप होते हैं। तो इसमें जो एडवर्ब यूज होती है वो यूज होती है सिंस आता है या फोर आता है, उसके प्लस में टाइम रहता है, उसके प्लस में टाइम रहता है। यदि ऐसी सिचुएशन आप किसी सेंटेंस में देखते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, तो आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आपके, ये इजी वे में था। ठीक है, ये नॉर्मल वे में था। अब यदि बात करें कंपटीशन लेवल की, तो वहां पे जिन जिन चीजों का आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा अटेंशन उन पर होनी चाहिए, वो चीजें आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट जो थिंग है वो ये है इन दोनों के बीच में डिफरेंस, कि सिंस या फोर देखेंगे प्लस टाइम देखेंगे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कर लेंगे, इट्स अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, बट सिंस या फोर में डिफरेंस क्या होता है, सिंस आती है या फोर आती है, कहाँ आती है, कैसे आती है, ये थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कंपटीशन एग्जाम के नजरिए से। देखिए कि सिंस है, सिंस के लिए जो ग्रामेटिकल मेथड है वो कहता है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज हो, पॉइंट ऑफ टाइम यूज होता है इसके लिए, सिंस के लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। एंड पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है वो यूज होता है फोर। ये दोनों चीजें, ये तो हो गया मेथड। ठीक है, ये तो आपको अकॉर्डिंग टू जो ग्रामर है वो बताती है कि पॉइंट ऑफ टाइम है उसके लिए सिंस है और पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए फोर है। पढ़ाते पढ़ाते पसीना आ रहा है, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है ये मेरे को पता नहीं, मेरे को जरूर आ रहा है, तो आना चाहिए आपको, आप मेरे रहा है। बट आपसे आशा रखता हूँ कि ये मेरा जो पसीना है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, नेक्स्ट देखिए कि जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसके लिए सिंस आएगा और पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए फोर आएगा। ये तो चक्कर है ग्रामेटिकल, कहने का मतलब ये शुद्ध ज्ञान है किताबी। अब हमें इसको समझना है, समझने वाला मेथड क्या है वो ध्यान से देखिए कि यदि आपका जो टाइम है वो पॉइंट के रूप में दिया गया है, पॉइंट का मतलब होता है कि वो एक पॉइंट के रूप में ही है, तब तो आप लगा दीजिए सिंस। यदि वो अवधि के रूप में है, अवधि का मतलब होता है 1 घंटा 2 घंटा 2 साल 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 शताब्दी 2 शताब्दी 6 शताब्दी, ये क्या होता है, पीरियड हो गया ना। इसमें आप किसका यूज करेंगे, इसमें आप यूज करेंगे फोर का। क्लियर है, समझ गए होंगे आप कि भाई मैं एक तो कहूं कि 1 बजे 1 PM अभी, ठीक है, और एक में कहूं कि 1 आवर। क्लियर है, ये दोनों टाइम है। अब आप बता दीजिए कि भाई पॉइंट कौन सा होगा। पॉइंट समझते हैं आप, पॉइंट समझते हैं ना, पॉइंट यानी टाइम का एक पॉइंट दे दिया, न उससे पहले न उसके बाद में। यदि पहले बाद में हो तो चेंज हो जाएगा, जैसे भाई यदि पहले जाते हो तो 12, यहाँ यदि पहले चले गए तो ये क्या हो जाएगा, 12 5 9, यानी
कितना हो जाएगा, 12:59 हो जाएगा। और यदि आगे चले गए तो 1:01 हो गई ना, क्लियर है। तो ये तो पॉइंट हो गया, यानी टाइम से अब पहले आगे नहीं जा सकते, उसी पॉइंट पे रहना है। तो ये तो हो गई पॉइंट ऑफ टाइम, यानी इससे पहले सिंस का यूज होगा। किसका यूज होगा, सिंस का यूज होगा। और यहां ये क्या 1 घंटे की तो अवधि होगी ना, 1 घंटे की तो क्या हो गई, अवधि होगी। तो यहां किसका यूज करेंगे, 4। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आपको पता ही है, हर चीज की ट्रिक है हमारे पास तो, है ना। यदि समझ में नहीं आ रहा तो हमारे पास क्या है, उसका एक इजी मेथड जिसको बोलते हैं, है ना, वो है हमारे पास। तो वो भी हम एम्प्ली कर सकते हैं। क्लियर है। बट आपसे मैं यही चाहूँगा, या एक्सपेक्टेशन यही है कि आप उसको समझ लें। ट्रिक लास्ट का हथियार होता है। देखिए, जो भी टाइम दिया गया है उस टाइम की यदि प्लूरल बनती है, उस टाइम की यदि, अच्छे से समझिए, यदि उस टाइम की प्लूरल बन रही है तब तो उसमें 4 का यूज होगा 100%। और यदि उससे टाइम है, उस टाइम की प्लूरल है, वो नहीं बन रही, तब आप किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ये इसकी हल्का सा छोटा सा एक ट्रिक है, और उसको थोड़ा सा मैं समझा भी देता हूं। जैसे मान लीजिए कि टाइम दिया हुआ है डे, ठीक है, कितने भी डे हो सकते हैं, 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे, ठीक है। अब इसका प्लूरल आप बना के देखेंगे तो इजीली बन जाएगा, डेज बन रहा है ना। तो यदि टाइम डे में दिया हुआ है तो निश्चित है कि उसमें 4 ही आएगा। क्लियर है। लेकिन यदि आपको टाइम दिया गया है 10 o'clock, यदि 10 o'clock का टाइम दिया गया है, अब इसको प्लूरल बनाने के लिए कहे तो ये पॉसिबल है नहीं है, तो इसका मतलब यहां क्या आएगी, सिंस आएगी। यहां क्या आएगी, सिंस आएगी। क्लियर है, समझ रहे हैं सभी। सीधी सी ट्रिक है कि यदि कोई टाइम प्लूरल चेंज होती है तब तो उसमें 4 आएगी, प्लूरल चेंज होना पॉसिबल नहीं है तब उसमें क्या आएगी, सिंस आएगी। क्लियर, आप चेंज करके देख लीजिए। क्लियर, बिल्कुल सीधा सिंपल सी थ्योरी सभी में एम्प्ली होगी। और इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं आपको यहां बता देता हूं, वो आप नोट कर लीजिए। जैसे लास्ट वीक टाइम है, लास्ट वीक, ठीक है, और एक दिया जाता है दी लास्ट वीक, दी लास्ट वीक, ये दिया रहता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि दी लास्ट दिया गया है तब तो आप 4 का यूज करेंगे, और यदि लास्ट वीक दिया गया है तब आप किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ये थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान रखेंगे। लास्ट के साथ कुछ भी ऐड किया जा सकता है, लास्ट को ही मत रट लियो रहे, कहीं आप लास्ट वीक को रटते हुए चलो ना। लास्ट के साथ कोई भी चीज ऐड की जा सकती है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, दी लास्ट वीक, दी लास्ट मंथ, या दी लास्ट ईयर। इस तरीके से लास्ट के बाद कोई भी चीज, कोई भी टाइम ऐड किया जा सकता है। पर ध्यान ये रखना है कि यदि दी का प्रयोग कर रहा है तब तो आपको किसका यूज करना, 4। दी यूज नहीं कर रहा तब आपको किसका यूज करना, सिंस का। इसके अलावा आप सिंपली एक थ्योरी रखिए कि पॉइंट ऑफ टाइम सिंस आएगा, पीरियड ऑफ टाइम 4 आएगा। यदि वहां भी दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, हल्का भी कंफ्यूजन हो, तो आप इसको प्लूरल में चेंज करके अपनी जो ट्रिक है वो इम्प्ली कर सकते हैं। इजीली आपको पता चल जाएगा कि 4 लेगी या सिंस लेगी। क्लियर है, चलिए गुड। आपका जो साहस है जो आपने आज दिखाया है उसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं आपके लिए कि आप तुरंत तैयार हो गए सेकेंड टेंस पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है, हमने सीख लिया कि सिंस कहाँ आएगा, 4 कहाँ आएगा, प्लस हमने सीख लिया कि सिंस या 4 प्लस टाइम, सिंस या 4 में से एक दिया हुआ हो, सिंस या 4 में से एक दिया हुआ हो, प्लस उसके कोई टाइम रखा हुआ हो, तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा सुंदर है मेरी, तो वो ध्यान रख लेना, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, है ना। एक तो नज़र मत लगाना राइटिंग को, दूसरा आप मैनेज करते हुए चलना। नेक्स्ट है, आगे हम देखते हैं कि जो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट होता है, उस कॉन्ट्रास्ट को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं।
एग्जाम्पल के नज़रिए से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, जिसमें आपका वो भी टाइम वाला भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हम कहते हैं कि द काउ ऐसा कोई सेंटेंस है वो दिया हुआ हो, तो उसमें हम किस तरीके से राइट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे। आपका ये सब्जेक्ट है और यहाँ आप देखा कि सिंस दिया हुआ है प्लस ये हो गया आपका टाइम, तो सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है। सिंस प्लस टाइम इंडिकेट करता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना चाहिए। ठीक है, इससे थोड़ा सा एक रिलेशन और रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, जो काफ़ी कंफ्यूजन पैदा करता है। तो ये देखिए कि सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है, तो ये आपको कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बननी चाहिए। ठीक है, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये आपका सिंगुलर में है, क्लियर। अब आप ये देखेंगे कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आपको चाहिए एचवी और एमवी, तो आप सीधा कहाँ जाएंगे, रे, चार्ट पे। गुड, शाबाश। तो सीधी एचवी की चार्ट आएगी। एचवी की चार्ट आपको बताएगी कि या तो आप यूज कर सकते हैं हैज बीन, या आप यूज कर सकते हैं हैव बीन। इन दोनों का आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर होगा तो हैज बीन यूज कर लेंगे, प्लूरल होगा तो हैव बीन यूज कर लेंगे। देन साथ के साथ ही आप चार्ट कहेगा मैन वर्ब है, तो मैन वर्ब में क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी। बहुत इजीली आपने याद किया हुआ है। तो ये दोनों चीजें यहां आप यूज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आपने वहां देख लिया कि आपकी जो एडवर्ब है उसने इंडिकेट किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और फिर सब्जेक्ट है वो आपका सिंगुलर शो हो रहा है, सिंगुलर शो हो रहा है तो आप यूज करेंगे हैज बीन। क्लियर है, गुड, इंटेलिजेंट काफी हो गए हो आप। फिर उसके बाद में मैन वर्ब आप देखते हैं, तो मैन वर्ब है ये, उसमें आप क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। क्लियर है, हैज आपका बन गया द काउ हैज बीन गेजिंग, द काउ हैज बीन गेजिंग। कितना सिंपल है टेंस, है ना। इंग्लिश बहुत ही सिंपल लगने लग गई है आजकल, है ना। गुड, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कुछ क्लास लेने के बाद में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और जो आपकी इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो रही है। इसीलिए इजी वही चीज़ लगती है जो चीज़ हमें आ रही है। तो ये आपने देखा, इस तरीके से हमें इसका यूज करना है। अब इसमें जो कंफ्यूजन वाली बात है या जो चीज़ हमें दिक्कत दे सकती है वो बात आप नोट कीजिए कि हमने यहां यूज किया हैज बीन गोइंग। मैं इसको मिटा नहीं रहा, देखिए ध्यान से। ठीक है, हमने यूज किया हैज बीन गेजिंग। अब यहां आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है। क्लियर है, मान लीजिए हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है निगेटिव में या हम करना है इंटेरोगेटिव में, ट्रांसफॉर्म करनी है। ठीक है, तो यदि निगेटिव में करना है तब आपने पिछली क्लासों में अच्छे से सीखा होगा कि निगेटिव का मतलब ही क्या होता है, एच वी प्लस नॉट, एच वी प्लस नॉट। एंड इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि एच वी है वो पहले डिमांड करता है किससे, सब्जेक्ट से। बस इतना सा मंत्र याद रखना है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो हम आगे टॉपिक भी है सेकंड ग्रेड में कि ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस हो, उसमें अच्छे से क्लियर करेंगे। यहाँ इतना ध्यान रख लीजिए। तो आप कहते हैं कि एच वी के बाद नोट लगा दीजिए। क्लियर है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए बोर्ड पे, रहमो करम रखो बोर्ड पे भाई। तो हैज बीन है तो हैज बीन के बाद मैं यहाँ नोट लगा देता हूँ। अब आप ये बता दीजिए आपको साउंड सही कर रहा है या गलत कर रहा है, कैसा साउंड हो रहा है, पढ़ के देखिए। चलो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, तो आप सारे पढ़ेंगे तो फिर हाँ वही हो जाएगा। द काउ हैज बीन नॉट गोइंग इन द फील्ड सिंस, या क्या गोइंग, गेजिंग। ठीक है, द काउ हैज बीन नॉट गेजिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। क्लियर है क्या, हाँ सही सा साउंड हो रहा है गलत सा साउंड हो रहा है, आपके माइंड की बताइए। हाँ गलत साउंड हो रहा है, शाबाश, इतना चीज पता है आपको, फिर आप गलती पकड़ लेंगे। देखिए यहां नोट न आकर नोट यहां आती है। क्लियर, दूसरी चीज भी बता देता हूं आपको साथ के साथ। आप यदि इंटेरोगेटिव बनाना चाहेंगे तो ये बनेगा हैज द काउ बीन
गेजिंग आगे आपको पता ही है किस तरीके से इसका यूज किया जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ये तो बन गया इंटरोगेटिव, ये हैज आई है, ये सब्जेक्ट आया है और ये बीन इसका बचा हुआ पार्ट है। क्लियर? अब ये तो हो गया आपका थ्योरिकल। अब आपको प्रैक्टिकली जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि यदि कोई भी टेंस है वो ऐसी हेल्पिंग वर्ब यूज करता है जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड हैं, एक से ज़्यादा वर्ड हैं, ठीक है, क्लास में याद करने की बात है। यदि कोई भी टेंस है ऐसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करता है जिसमें कि एक से ज़्यादा वर्ड हैं, एक से ज़्यादा वर्ड होने का मतलब 2 3, 3 से ज़्यादा तो लेती नहीं कोई, एक से ज़्यादा मीन्स 2 वर्ड हैं या 3 वर्ड हैं, तो आप फर्स्ट वर्ड को ही मेन हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। एक ही वर्ड जो पहला वर्ड है उसका वही उसकी मेन हेल्पिंग वर्ब है, बाकी जो वर्ड दोनों आए हैं वो केवल उसको कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए आए हैं। इसका एक एग्जांपल आपने यहाँ देखा, आपने कहा कि हमारे पास है हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन और हैव बीन। तो कहने का मतलब है कि हैज़ बीन है या हैव बीन है, तो एक वर्ड तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। क्लियर है? तो आप क्या करिए, आप रूल के अकॉर्डिंग पहली जो वर्ड है उसी को इंपॉर्टेंट मानिए, पहली जो वर्ड है उसी को इंपॉर्टेंट मानिए और वही जो वर्ड है उसके बाद ही नोट का यूज कीजिए, या यदि उसको सब्जेक्ट से पहले इम्प्ली करना है तो उसको ही कीजिए। पूरा हैज़ बीन या हैव बीन नहीं जाएगा, केवल पहला वर्ड ही जाएगा। नोट भी पहले वर्ड के बाद में लगा दीजिए, फिर ये कन्फ्यूजन, ये गलती नहीं होगी। क्लियर है? सिंपल सा याद रखना है कि यदि एक से ज़्यादा वर्ड की एचवी है तो हम पहले वर्ड को ही इम्पोर्टेंस देंगे। क्लियर? तो ये यहाँ क्लियर हो जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है आई थिंक। बाकी आपके कमेंट से पता चलेगा या जब टेस्ट लिया जाएगा तब पता चलेगा। आगे इसी में हमने जो पहले एक प्रोग्राम बनाया था कि आज हम 2 टेंस पढ़ेंगे, तो मेरा वाला फ़ायदा तो हो गया, आप वाला फ़ायदा करते हैं, है ना? हाँ, मैं प्रॉमिस किया वो भूलता नहीं। तो आप वाला फ़ायदा क्या था कि आपने जो टेंस है उस टेंस को कॉन्ट्रास्ट में सीखने का बेनिफिट उठाना था, तो वो हम लेते हैं। तो एक सेंटेंस आपके सामने मैं रखता हूं, आप उसको अच्छे से इसको ऑब्जर्व करें कि इसमें क्या है। देखिए सेंटेंस कहता है योर बाइसिकल इज रेडी। I have repaired it. I have repaired it. क्लियर है? सेकेंड सेंटेंस है, सॉरी, सेकेंड सेंटेंस है My hands are very dirty. ये देखिए, इसको ऑब्जर्व कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि जो टेंस है, 2 टेंस आपके सामने है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। उन दोनों टेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा बहुत ही इजीली, यानी कोई ऐसा आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए सेंटेंस हमें किस चीज़ से सीखना है, हमारी थ्योरी क्या है? हमारी थ्योरी ये है कि जो टाइम है वो कितना लगा था, यानी बोलने से कितनी देर पहले जो क्रिया है वो कंप्लीट हुई है। देखिए ये देखो ध्यान से, बाइसिकल है वो रेडी है, ठीक है। यहां कहता है आई हैव रिपेयर्ड इट, आई हैव रिपेयर्ड इट। क्लियर है? ऐसा सेंटेंस भी यदि पूछे तो आपका कॉमन सेंस आपको तुरंत ये बता देना चाहिए कि इसमें परफेक्ट आएगा। इसमें क्या आएगा? परफेक्ट आएगा, क्योंकि इसने बता दिया है कि बाइसिकल क्या है? रेडी है। इसका मतलब काम हो गया, हो गया, इसका मतलब परफेक्ट। क्लियर है ना? काम कंप्लीट हो गया ना, इसने, इस सेंटेंस ने बताया।
कोई एडवर्ब नहीं है आपके पास। इसी सेंटेंस ने बता दिया कि जो वर्ब थी वो कंप्लीट हो गई है, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा, परफेक्ट। क्या आएगा, परफेक्ट। नेक्स्ट, हाँ, जिस स्टैंडर्ड की बात करते हो एग्जाम का वो ये स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट देखिए, माई हैंड्स आर वेरी डर्टी, हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे हैं, यानी हाथ अभी भी गंदे हैं, ये मान के चलिए, हाथ अभी भी गंदे हैं, सेंस ये है इसका। अगला सेंटेंस क्या कहता है कि जो साइकिल है वो मैं रिपेयर कर रहा हूँ, साइकिल रिपेयर कर रहा हूँ। यदि साइकिल रिपेयर हो जाती तो हाथ साफ होते। साइकिल रिपेयरिंग चल रही है, ऑन प्रोग्रेस है, इसीलिए हाथ क्या है, गंदे हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार के सेंटेंस है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, तब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। क्लियर है? यहां आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये इसको एक समझने का बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। आई थिंक समझ गए होंगे आप। अच्छा, चलो कोई नहीं, डिमांड पूरी की जाएगी। ये कह रहे हैं कि ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स और दिया जाए। चलिए, तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, देखिए, जितनी एडवर्ब्स आपको दी गई थी या जितनी एडवर्ब आपको लिखाई गई थी, नोट करवाई गई थी, उनमें से इसमें कोई भी एडवर्ब नहीं है। आपको ये देखना है कि ऐसा कुछ कोई सेंस मिल रहा है, जो सेंस आपको ये बता रहा है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जाना चाहिए। केवल इतना सा आपको नोट करना है। इट मीन्स वो 1% वाला सिस्टम यहाँ है। 99% तो आपको बताया गया है कि एडवर्ब देगा, लेकिन 1% एडवर्ब न दे के आपको कोई क्लू भी दे सकता है, जैसा क्लू इसमें था या इसमें था। क्लियर है? ऐसा ही इसमें एक क्लू है। तो ये कहता है कि इसमें पिक्चर है। क्या है? पिक्चर है। अब है कि ऑल डे, ऑल डे, और वर्ब है ड्रा। वर्ब क्या है? ड्रा। यहां इन दोनों को आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो कॉम्बिनेशन करते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा। ये जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का सेंस बता रहा है आपको, न कि कोई एडवर्ब। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ऑल डे वगैरह आए तब एक्स्ट्रा अटेंशन दे दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो हम कहेंगे आई, आगे आप अपने आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव बीन ड्रॉइंग दिस पिक्चर ऑल डे। क्लियर है? इस प्रकार के सेंटेंस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस की आवश्यकता होती है, थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत होती है। फिर इसी के बीच में अब जब आप चल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और एफर्ट लगाना होगा। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और देना चाहता हूं जिससे कि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट होगा। किन किन के बीच में, ध्यान से देखिए। चलो आप पता करिएगा, मैं नहीं बता रहा, आप पता करिए कि कौन से सेंटेंस के बीच में मैं कॉन्ट्रास्ट से आपको कुछ ऐड करवाना चाहता हूं। देखिए, I have been standing for a long time ये सेंटेंस कहीं एग्जाम तो मेरे ध्यान में नहीं कहीं पूछा गया था, मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपको ये गेस करना है कि ये जो सेंटेंस है वो किन दो टेंस के बीच में कॉन्ट्रास्ट आपको सिखाने का ट्राई कर रहा है। देखिए, क्लियर है? कोई ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है, बुद्धिमत्ता दिखाने वाली बात नहीं है। हैव बीन स्टैंडिंग है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, एंड नाउ आ रहा है, नाउ बता देगा आपको। तो इन दोनों के बीच में कहीं भी एक ब्लैंक देके आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, और पहले पूछा भी गया है। एग्जाम ध्यान में नहीं है कौन सी है, लेकिन अभी रिसेंटली कोई 1-2 साल की बात है कि उसमें ऐसा कोई पूछा गया था, शायद पीएससी की एग्जाम थी। तो इस प्रकार की एग्जाम्पल भी डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है। इतना कोई खास इसमें बात नहीं है, लेकिन बस ये है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सेंस वाइज उसको ध्यान रखना पड़ता है कि यदि ये सेंटेंस देगा तो आपसे ये फिल करवाएगा, और यदि ये कंप्लीट करना है तो इसको आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों यदि दे देता है तब आपका पता चलता है रियल स्टैंडर्ड का आपकी नॉलेज कितनी है। तो इसी तरीके से आप इसमें
करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपली। और आपने जो आज पेशेंस रखा उसके लिए भी आपको बहुत, मैं समझता हूं कि आपको बेनिफिट मिला होगा। नेक्स्टली हम एक चीज़ और नोट कर लेते हैं, यहाँ पर भी आपको बेनिफिट तो मिल रहा है ना, लाभ हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है, आप पेशेंस रख रहे हैं तो इसका आपको लाभ हो रहा है, ऐसा कोई एहसान तो है नहीं क्लास पर या मुझ पर, है ना। हाँ, फिर भी मैं इसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे कि जो आपने एडवर्ब देखी है, हमने कहा है कि भाई सिंस या फॉर है ना, वो कहाँ यूज होती है, इसका क्या चक्कर है, तो उसका एक कंफ्यूजन चलते चलते दूर अभी माइंड में आ गया, तब आपको दूर करते हुए चल रहा हूँ। एक सेंटेंस मैंने कहीं पढ़ा था, आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस, ये क्लियर कर दीजिए आज की छुट्टी आपकी। आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस, इस प्रकार की कोई एक कहीं पढ़ा था मैंने किसी सेंटेंस में, तो वो जो है उसको आप क्लियर कर दीजिए। देखिए इसमें 4 आया है ना, क्या आया है, 4 आया है, 4 प्लस टाइम आया है, तो 4 प्लस टाइम तो इसमें क्या आना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू थ्योरी तो आनी चाहिए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट इसका जो सेंटेंस का सेंस है, वो सेंस क्या कह रहा है कि इसमें किसका प्रयोग हुआ है, सी, वर्ब कौन सी आई है, सी। तो इसमें यदि आप आईएनजी का यूज करते हैं तो वो थोड़ा सा अकवर्ड लगता है या नॉनसेंस लगता है, इसलिए इसको किस में ले जाएंगे, परफेक्ट में। यहाँ सीखने को ये मिलता है कि सिंस या फॉर है वो केवल प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज नहीं होते, उसका यूज हम किस में कर सकते हैं, परफेक्ट में भी कर सकते हैं, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस से परफेक्ट में भी जा सकता है, जब उसमें जो परसेप्शन आदि जो आपको नोट करवाई हुई है ऐसी कोई वर्ब आती है। क्लियर है, गुड, शाबाश। नेक्स्ट है, अरे ऐसे नहीं, थोड़ा 2 मिनट का, थोड़ा सा 2 मिनट का पेशेंस और रखिए। एक चीज़ और नोट करवा देता हूँ, मैं क्या करूँ तो मेरे माइंड में आता जा रहा है तो मैं यहाँ छोड़ूंगा तो वो इनकम्प्लीट रहेगा, फिर मेरे दिमाग में घंटियाँ बजती रहेंगी कि वो बताया नहीं या बच्चे को कंप्लीट नहीं हुआ, है ना। तो नेक्स्ट बस 2 मिनट देखिए कि हमने सीखा या हमने कहा कि सिंस या फॉर प्लस टाइम है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है, ये हमने अच्छे से नोट किया है। अब यहाँ एक चीज मैं यहाँ इंपॉर्टेंटली आपको बताना चाहता हूं कि यदि केवल इतना ही एडवर्ब दी हुई है या इतना ही क्लू दिया हुआ है, तब तो आप क्या कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है, लेकिन इनके साथ साथ यदि पास्ट का कोई इंडिकेशन दिया हुआ है तो आप कहेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। फ्यूचर का कोई इंडिकेशन दे देता है, फ्यूचर का कोई इंडिकेशन देता है, तब आप कहेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। इतना सा बताना था बस, और इतने से बताने के चक्कर में 2 टेंस कंप्लीट हो गए। आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस स्पेशली नहीं पढ़ाया जाएगा, इनका इतना ही मैटर है, इनका इतना ही मैटर है। 2 मिनट में आपने क्या खोया, 2 मिनट में 2 टेंस क्लियर कर लिए। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यदि इतना ही दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इतना दिया हुआ है प्लस में पास्ट का कोई संकेत। पास्ट का कोई संकेत का मतलब होता है पास्ट का कोई, यदि आपको टेंस का सेंटेंस जोड़ के दे दे या फिर पास्ट की कोई एडवर्ब जोड़ के दे दे, ठीक है, तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। और फ्यूचर का कोई इंडिकेशन दे दे तो हम उसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। अब आपका जो धैर्य है वो जवाब दे रहा है, तो इसलिए मैं आगे नहीं जाऊंगा। आपकी क्लास, ये जो आज की क्लास है वो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लस आपको ये देखता हूँ कि आप जो बढ़ते रहिए, और साथ में आपसे एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन जो सब्सक्राइबर्स हैं, चैनल हैं, उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वहाँ आप उनको मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपको टेंस से संबंधित जो एक्सरसाइज है या जो टेस्ट है वो आपको चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा बहुत ही जल्दी, और उसके थ्रू आप अपने आप का आकलन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।